स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो वेजाइना का एसिडिक पीएच रहता है जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, तो ये कौन से टाइप की इम्यूनिटी के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज इन्नेट इम्यूनिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी कहलाती है जो कि हमें बर्थ के टाइम पर जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड की जाती है उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है। और जो वेजाइना का एसिडिक पीएच रहता है यह भी इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, मेल एडल्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर इन बॉडी। यहाँ पर पूछा गया है कि एक एडल्ट मेल की बॉडी में कितना परसेंट ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट रहता है, हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर इन बॉडी। ऑप्शन नंबर ए इज 55%, ऑप्शन नंबर बी इज 60%, ऑप्शन नंबर सी इज 80% एंड ऑप्शन नंबर डी इज 40%। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 60%। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि एडल्ट मेल की बात की जाए तो 60% बॉडी वेट जो है वाटर का रहता है एडल्ट मेल में। फीमेल में देखा जाए तो 50% बॉडी वेट, चिल्ड्रन में देखा जाए तो 65% एंड इन्फेंट में देखा जाए तो 75% जो बॉडी वेट है वो वाटर का रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, स्टैब वुंड फॉर अ ड्रेनेज सिस्टम इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि स्टैब वुंड किया गया हो ड्रेनेज सिस्टम के लिए तो उसे क्या कहेंगे। यदि हमें बॉडी का कोई फ्लूइड जो है उसे निकालना हो जिसके लिए हमने ड्रेनेज सिस्टम के लिए यदि स्टैब वुंड क्रिएट किया है तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज इंसिशन, ऑप्शन नंबर बी इज पंक्चर, ऑप्शन नंबर सी इज कॉटरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज लैसिरेशन। तो यहाँ पर हमें स्टैब वुंड फॉर ड्रेनेज सिस्टम को और क्या कहते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पंक्चर। जो भी हम साइट में पंक्चर कर फ्लूइड रिमूव करते हैं तो यहाँ पर अगर स्टैब वुंड क्रिएट किया गया है ड्रेनेज सिस्टम के लिए तो उसे पंक्चर कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फेसेस ऑफ वुंड हीलिंग इज अरेंज्ड इन द सीक्वेंस। यहाँ पर पूछा गया है वुंड हीलिंग के जो फेसेस हैं वो किस सीक्वेंस में अरेंज्ड रहते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शंस में से बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज इन्फ्लामेटरी फेस, हीमोस्टैसिस, रिकंस्ट्रक्शन देन मैच्यूरेशन फेस, ऑप्शन नंबर बी इज हीमोस्टैसिस, रिकंस्ट्रक्शन, मैच्यूरेशन एंड इन्फ्लामेटरी फेस, ऑप्शन नंबर सी इज हीमोस्टैसिस, इन्फ्लामेटरी फेस, रिकंस्ट्रक्शन एंड मैच्यूरेशन, ऑप्शन नंबर डी इज हीमोस्टैसिस, मैच्यूरेशन, इन्फ्लामेटरी फेस एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हीमोस्टैसिस, इन्फ्लेमेटरी फेस, रिकंस्ट्रक्शन देन मैच्यूरेशन। तो सबसे पहले जब भी इंजरी होती है हमारे बॉडी में सबसे पहले हीमोस्टैसिस की प्रोसेस होगी जिसमें जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप होती है। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी फेस स्टार्ट होगा। इन्फ्लेमेटरी फेस में जो भी डेड सेल्स हैं वो रिमूव होती हैं और जो भी साइट पर बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट होते हैं इंजरी वाली साइट पे उनमें फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन फेज में न्यू टिश्यूज फॉर्म होंगे एंड मैच्यूरेशन फेज में वापस से जो इंजरी की साइट रहेगी वहाँ पर मैच्यूरेशन होगा, न्यू टिश्यूज का डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओवर ग्रोथ ऑफ अ कोलेजिनियस स्कार टिश्यू एट द साइट ऑफ द वुंड इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि जो वुंड की साइट है वहाँ पर जो भी कोलेजिनियस स्कार टिश्यूज की ओवर ग्रोथ होती है उसे क्या कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए इज ग्रेन्युलेशन, ऑप्शन नंबर बी इज कैलॉइड, ऑप्शन नंबर सी इज हेमाटोमा एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेल्यूलॉइड। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी कैलॉइड। वुंड की साइट में कोलेजीनियस स्कार टिश्यूज की ओवरग्रोथ होती है, उससे कैलॉइड कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कैलॉइड किस टाइप के दिखते हैं। वुंड की साइट रहती है जहाँ पर जो भी कोलेजीनियस स्कार टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है वो बाद में इस तरीके से कैलॉइड का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है सॉफ्ट पिंक फ्लैशी प्रोजेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ कैपिलरीज सराउंडेड बाय फाइब्रस कोलाजन। यहाँ पर पूछा गया है जो भी फाइब्रस कोलाजन के सराउंडिंग में सॉफ्ट पिंक फ्लैशी प्रोजेक्शन टाइप की जो कैपिलरीज प्रेजेंट रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज कैलॉइड, ऑप्शन नंबर बी इज ग्रेन्युलेशन टिश्यूज, ऑप्शन नंबर सी इज सेल्यूलाइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज कोलाजन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ग्रेन्युलेशन टिश्यूज। जो भी सॉफ्ट पिंक फ्लैशी प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कैपिलरीज के उन्हें ग्रेन्युलेशन टिश्यूज कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजरी होने के बाद जो इस तरीके का पिंकिश कलर का जो सॉफ्ट टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं इन्हें ग्रेन्युलेशन टिश्यूज कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई दिस इमेज। यहाँ पर हमें इमेज को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। इस इमेज को आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन सा डिवाइस है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज इन्फ्यूजन पंप, ऑप्शन नंबर बी इज ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ऑप्शन नंबर सी इज ECG मशीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज कार्डियोटोकोग्राफी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये जो डिवाइस है इसे ऑटोनॉमिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी पूछा गया है आइडेंटिफाई दिस इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन सा डिवाइस है, कौन सी मशीन है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी इज USG मशीन, ऑप्शन नंबर सी इज वेंटिलेशन मशीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एनेस्थेशिया मशीन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी USG मशीन। ये जो मशीन दी गई है इसे USG मशीन कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफिक मशीन है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी पेशेंट को सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा हो तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे। पूरी बॉडी में एडिमा यदि हो रहा है तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज मिक्सेडेमा, ऑप्शन नंबर बी इज पिटिंग एडिमा, ऑप्शन नंबर सी इज एनासार्का एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिपेंडेंट एडिमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी एनासार्का। यदि पेशेंट को सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा है, पूरी बॉडी में एडिमा हो रहा है तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज एनासार्का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेस्ट वेन फॉर टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन इज। यहाँ पर पूछा गया है यदि हमें पेशेंट को पैरेंट्रल न्यूट्रिशन देना है तो उसके लिए हम कौन सी जो वेन है उसे यूज़ करते हैं मोस्टली। ऑप्शन नंबर ए इज सबक्लेवियन वेन, option number B is femoral vein and option number C is brachial vein and option number D is staphenous vein। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए सबक्लेवियन वेन। पैरेंट्रल न्यूट्रिशन के लिए जो वेन मोस्टली यूज़ की जाती है दैट इज सबक्लेवियन वेन।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ईयर पिन्ना डेवलप फ्रॉम, जो ईयर पिन्ना है वो कौन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किन की कौन सी लेयर के द्वारा डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर ए इज एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर बी इज एंडोडर्म, ऑप्शन नंबर सी इज मेसोडर्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी एक्टोडर्म। जो ईयर पिन्ना है वो एक्टोडर्म के द्वारा बना हुआ होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नी इज सप्लाइड बाय विच आर्टरी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो नी होता है उसमें कौन सी आर्टरी सप्लाई प्रेजेंट रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज ग्रेट सैफिनियस, ऑप्शन नंबर बी इज पॉप्लीटियल, ऑप्शन नंबर सी इज डॉर्सालिस पेडिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पोस्टेरियर टिबियल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी पॉप्लीटियल। नी में जो है पॉप्लीटियल आर्टरी सप्लाई प्रेजेंट रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नी जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच जॉइंट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो नी जॉइंट है वो कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इज हिंज जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज पाइवोट जॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज सैडल जॉइंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी हिंज जॉइंट। जो नी में जॉइंट प्रेजेंट रहता है जो हिंज जॉइंट बोला जाता है और सेम जो एल्बो में भी जॉइंट प्रेजेंट रहता है उसे भी हिंज जॉइंट ही कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स इज द। यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्केलेटल मसल है उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज fasciculus, ऑप्शन नंबर बी इज फाइबर, ऑप्शन नंबर सी इज मायोफिब्रिल एंड ऑप्शन नंबर डी इज सार्कोमेयर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी सार्कोमेयर। स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सार्कोमेयर को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हमें जॉइंट का रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज आर्थ्रोडेसिस, ऑप्शन नंबर बी इज आर्थ्रोटॉमी, ऑप्शन नंबर सी इज आर्थ्रोप्लास्टी एंड ऑप्शन नंबर डी इज एम्पुटेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोप्लास्टी। जॉइंट को रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन करने की जो प्रोसेस होती है उसे आर्थ्रोप्लास्टी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेटर देन। यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्ति कितना अमाउंट में कितना डेसिबल जो है साउंड सुन सकता है। यदि उससे ज़्यादा ग्रेटर देन अमाउंट सुना जाए तो हियरिंग लॉस हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज 20 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी इज 60 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी इज 80 डेसिबल एंड ऑप्शन नंबर डी इज 40 डेसिबल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 80 डेसिबल। डेसिबल से ज़्यादा का यदि हम साउंड सुनते हैं तो हमें हियरिंग लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एपिटेक्सिस मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट को एपिटेक्सिस हो रहा है, नोज में से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए हम ये सभी मैनेजमेंट कर सकते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए इज अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज। हम जो नोज है उसको पिंच करके उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज अप्लाइंग आइस ओवर द नोज, या फिर हम नोज के ऊपर आइस अप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज, हम पेशेंट को स्नीजिंग के लिए अलाउ करेंगे, चीखने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी इज कीपिंग द पेशेंट इन सिटिंग पोजिशन विद द नेक फ्लेक्स्ड, या फिर हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहे और अपनी नेक को फ्लेक्स्ड करके रखे।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज। हमें पेशेंट को स्नीजिंग के लिए अलाउ नहीं करना है क्योंकि पेशेंट को एपिटेक्सिस हो रहा है, नोज़ ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसलिए हमें ये सारी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। नोज़ में जो है हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और जो आइस कवर है वो अप्लाई कर सकते हैं। पेशेंट को सिटिंग पोजीशन जो है प्रोवाइड करके नेक फ्लेक्स्ड करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन हमें पेशेंट को स्नीजिंग के लिए अलाउ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द लेंथ ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब इज। यहाँ पर पूछा गया है जो यूस्टेशियन ट्यूब रहती है ईयर में उसकी लेंथ कितनी रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज 16 mm, ऑप्शन नंबर बी इज 24 mm, ऑप्शन नंबर सी इज 36 mm एंड ऑप्शन नंबर डी इज 40 mm। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 36 mm। जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ईयर में उसकी जो लेंथ रहती है दैट इज mm। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूरिया ब्रीथ टेस्ट इन एक्सहेल्ड ब्रीथ इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है जो हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं तो इसमें जो एक्सहेल्ड ब्रीथ टेस्ट की जाती है वो किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज इस्चेरिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी इज स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर सी इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्टेफिलोकोकस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेलिना सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर पूछा गया है मेलिना जो होता है वो किस चीज़ को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज हेड इंज्यूरी, ऑप्शन नंबर बी इज इंज्यूरी टू द अपर बॉवल, मतलब जो अपर साइड के इंटेस्टाइन है उनमें इंज्यूरी होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज मिसकैरेज की वजह से एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंज्यूरी टू द लोअर बॉवल या फिर लोअर बॉवल लोअर इंटेस्टाइन में इंज्यूरी होने की वजह से। मेलिना का मीन्स है कि जो फीसेस में जो डार्क कलर का फीसेस या डार्क स्टूल प्रेजेंट रहता है उसे मेलिना कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है मेलिना का क्या कारण हो सकता है इनमें से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इंज्यूरी टू द अपर बॉवल। अपर बॉवल या अपर इंटेस्टाइन में यदि इंज्यूरी हुई है तो उसकी वजह से मेलिना के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिग्मोइडोस्कोपी इज डन इन विच पोजीशन। सिग्मोइडोस्कोपी जो हम करते हैं पेशेंट की उसके लिए हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज लिथोटॉमी, ऑप्शन नंबर बी इज जैकनाइफ पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी इज फॉलर्स पोजीशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है सिग्मोइडोस्कोपी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिग्मोइडोस्कोपी है वो सिग्मोइड कॉलोन का जो है यहाँ पर डिटेक्शन करने के लिए जो प्रोसीजर है ये की जाती है हमें। तो यहाँ पर पेशेंट को जो पोजीशन दी जाएगी दैट इज लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फंक्शन ऑफ कुप्फर सेल्स इन लीवर इज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो लीवर में कुप्फर सेल्स प्रेजेंट रहती हैं उसका क्या फंक्शन रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज लाइटिक, ऑप्शन नंबर सी इज सेक्रेटरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज एक्सक्रीटरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए फैगोसाइटोसिस। जो लीवर में कुप्फर सेल्स प्रेजेंट रहती हैं वो फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करती हैं। जो भी बैक्टीरियल सेल जो भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट रहता है उसे किल करने का या रिमूव करने का काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेस्ट डिसइंफेक्शन फॉर एंडोस्कोप इज। यहाँ पर पूछा गया है एंडोस्कोप को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा यहाँ पर हम डिसइंफेक्शन यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज हाइपोक्लोराइड,
Option number B is formaldehyde. Option number C is glutaraldehyde, and option number D is chlorhexidine. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटाराल्डिहाइड। ग्लूटाराल्डिहाइड जो है डिसइंफेक्शन यूज़ किया जाता है एंडोस्कोप को डिसइंफेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन्वर्टोग्राम इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इन। यहाँ पर पूछा गया है जो इन्वर्टोग्राम है वो किस चीज़ के डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज इंटरसेप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज एनोरेक्टल एनामोलीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज डाइवर्टिकुलम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एनोरेक्टल एनामोलीज को डिटेक्ट करने के लिए इन्वर्टोग्राम यूज़ किया जाता है। इन्वर्टोग्राम जो है एक प्रकार का एक्सरे टेस्ट है, एक्सरे इमेजिंग टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन या एनोरेक्टल एनामोलीज को डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज कार्डियक स्फिंक्टर इज लोकेटेड। जो कार्डियक स्फिंक्टर हैं वो कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज लंग्स, ऑप्शन नंबर बी इज लीवर, ऑप्शन नंबर सी इज स्टमक एंड ऑप्शन नंबर डी इज हार्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टमक। स्टमक में जो कार्डियक स्फिंक्टर हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। जो देख सकते हैं जो स्टमक में यहाँ पर ईजोफेगस और स्टमक के बीच में जो यहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है उसे कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड। गॉल ब्लैडर जो है वो कहाँ पर लोकेट रहता है, पोजीशन बतानी है गॉल ब्लैडर की। ऑप्शन नंबर ए इज अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर पार्ट में। ऑप्शन नंबर बी इज ऑन राइट साइड ऑफ लीवर, लीवर के राइट साइड प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लीवर, या फिर लीवर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज बिलो द लीवर, या फिर लीवर के जो नीचे साइड बिलो साइड प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिलो द लीवर। जो गॉल ब्लैडर है वो लीवर के बिलो साइड प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ब्लड सप्लाई टू द प्रॉक्सिमल लार्ज इंटेस्टाइन इज सप्लाइड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रॉक्सिमल लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर कौन सा ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहता है, कौन सी ब्लड सप्लाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन के प्रॉक्सिमल पार्ट में। ऑप्शन नंबर ए इज इंफीरियर मीजेंट्रिक, ऑप्शन नंबर बी इज सीलिएक ट्रंक, ऑप्शन नंबर सी इज सुपेरियर मीजेंट्रिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंटीरियर मीजेंट्रिक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।